नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को नमस्ते जो लोग इस अध्याय को सुन रहे हैं, जो किसी कक्षा में भी नहीं है, बस सुनने के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए, नॉलेज लेने के लिए सुन रहे हैं, इन सभी को मेरा नमस्कार। तो देखिए, जो 9वें अध्याय में हमने देखा कि किस तरह से जो सुविधाएं होती हैं, सार्वजनिक सुविधाएं आप देखेंगे, टॉयलेट, इस तरह से शौचालय बने होते हैं, और बस हो गया, मेट्रो, और न जाने कितनी से ऐसी सुविधाएं हैं जिसमें सरकार अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, कहा जाए। देखिए, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आते हैं अध्याय 10 पे, जिसका नाम है कानून और सामाजिक न्याय। तो देखिए, इसमें हमारा खास फोकस रहेगा कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, आर्थिक क्रियाकलाप, है ना, पैसा कमाना कह लीजिए आसान भाषा में, कैसे सरकार इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेंट्रल अपने आप में इसका जो रोल होता है, ना, केंद्रीय भूमिका किस तरह से होती है, ये जानेंगे इस अध्याय में। और सरकार कैसे करती है? कानून के जरिए। आप लोगों ने कई प्रचार सुने होंगे, जागो ग्राहक जागो, कुछ इस तरह से ही सरकार अपनी ओर से तरीके आजमाती है और कोशिश करती है अवेयर करने की। हम इसी सिलसिले में और यहाँ जानेंगे कि किस तरह से कानूनों को लागू करने और बाज़ार में मजदूरों, जो कंज्यूमर्स होते हैं, उपभोक्ताओं, प्रोड्यूसर्स, इनके जो राइट्स की रक्षा के लिए, जो इनके भी तो राइट्स हैं सबके अपने, किस तरह से जो कानून का महत्व होता है अपने आप में, वहाँ यहाँ जानेंगे। इसको आगे बढ़ाते हुए हम भोपाल के त्रासदी के बारे में सुनेंगे, बात करेंगे इसमें। आप में से अगर जिसने नहीं सुना है, ये जानेंगे, बहुत बड़ी एक समझिए मानवकृत आपदा कहा जाए। गैस के रिसाव की वजह से काफ़ी संख्या में लोग मारे गए थे, शायद 1984 की एक घटना है। तो उसके बारे में भी आप जानेंगे किस तरह से इसने एक अपनी बहुत अहम भूमिका अदा की, इसने, ना, इम्पोर्टेंट इसकी अपने आप में भूमिका है। इस घटना की वजह से जो अपने आप में पर्यावरण के जो इश्यूज़ हैं, इन्वायरमेंट का इशू, इन्हीं को किस तरह से यह आर्थिक मसलों से जुड़ा है ना, आर्थिक कानूनों से इसका संबंध कैसे होता है, इसको लेकर लोग अवेयर होने लगे, सरकारों पर दबाव पड़ने लगा, कह लीजिए। और कुछ इसी तरह से हम इस अध्याय में फिर और जानेंगे कि मज़दूरों पे, जो आपको पता है, जो काम पर जाते हैं मज़दूर, आपको नज़र भी आएंगे, आम नागरिक मान लीजिए, इनके प्रति जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल क्लास होते हैं, उनकी या सरकार की क्या अकाउंटेबिलिटी है, उनकी जवाबदेहिता क्या है। तो कुल मिलाकर हम ये सब जानने वाले हैं। चलिए, हम, मुझे लगता है, पाठ की आरम्भ करते हैं इस ओर। तो पेज नंबर 120 होगा, अलग लिखा नहीं है इस पर। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। क्या आपको कक्षा 7 का बाज़ार में एक कमीज़ अध्याय याद है? वहाँ हमने देखा था कि बाज़ारों की श्रृंखला किस तरह कपास उत्पादकों को सुपर बाज़ार में कमीज़ खरीदने वाले ग्राहक से जोड़ देती है। इस श्रृंखला में, सीरीज में, हर मोड़ पर क्रय विक्रय चल रहा था। कपास पैदा करने वाला छोटा किसान, आप लोग ध्यान रखें, कपास को कॉटन बोलते हैं, है ना, ये जनरल यूज़ करते हैं, कपास कम बोलते हैं, तो आप ध्यान रखें। चलिए आगे। इरोड के बुनकर या कपड़ा निर्यात कारखाने के मजदूर कमीज़ के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से शामिल बहुत सारे लोग बाजार में शोषण का शिकार होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन उनका होता है। उनके साथ उचित बर्ताव नहीं होता। बाजार में हर जगह लोगों के शोषण की संभावना बनी रहती है, चाहे वे मजदूर हो, उपभोक्ता हो या उत्पादक हो। ये ध्यान रखिए, तीनों, कंज्यूमर हो, लेबर हो या प्रोड्यूसर्स हो। लोगों को इस तरह के शोषण से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है। इन कानूनों के जरिए इस बात की कोशिश की जाती है कि बाजार में अनुचित तौर तरीकों पर अंकुश लगाया जाए, जो गलत है उस पर रोक लगे किसी भी तरह से। देखिए, नीचे एक तस्वीर भी देख सकते हैं, ये बगल में कितने नीचे आप देखेंगे, एक मजदूर है ना, जो महिला है, अपने बच्चों के साथ जा रही है, ऊपर देखिए सामान भी उठो रही है, आपको मजदूर नज़र आ सकते हैं यहाँ पर। और बगल में आप रोड की साइड देखिए, कितने कंपनियों के साथ ये बिल्डिंगें हैं यहाँ पर। चलिए अगले पेज पर हम चलते हैं और देखते हैं। आइए बाज़ार की एक आम स्थिति को देखें, जिसमें कानून बहुत मायने रखता है। मसला मजदूरों के मेहनताना का है। निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। मुनाफे की चाह में कई बार वे मजदूरों को उनका हक नहीं देते, और कई बार तो उनका मेहनताना तक नहीं देते। देखिए, आपने कई फिल्मों के ज़रिए भी देखा होगा
पुरानी फिल्मों में ये देखने को मिलता, अभी भी आएंगे थोड़ा बहुत मिल जाएगा। इस तरह से बर्ताव रहा करता है। और देखिए मात्र फिल्मों का नहीं है, तो एक एंटरटेनमेंट का साधन भी है, अवेयर भी करता है। हालांकि फिल्म हमको अवेयर करते हैं, बट अब अखबारों को देखिए ना, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनमें भी आपको अक्सर न्यूज़ देखने को मिल जाएगी ये सब, कि हक मारा गया मजदूरों का, इस तरह की बातें सुनने को अक्सर मिल जाती हैं। मजदूरों को उनका मेहनताना ना देना कानून की नज़र में गैर कानूनी या गलत है। मजदूरों को मेहनताना कम ना मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है। न्यूनतम वेतन जो है वो होना चाहिए। उसके लिए इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती, माफ़ कीजिए, यहाँ पे लिखना भूल गए शब्द। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है। देखिए हम इनको इंग्लिश में मिनिमम वेजेस जिस शब्द का प्रयोग करते हैं इसके लिए, न्यूनतम वेतन के लिए। चलिए आगे। जिस तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है, उसी तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं, देखिए जो प्रोड्यूस करते हैं सामानों को, उत्पादक और उपभोक्ता जो उसको खरीदते हैं, जैसे कि हम लोग जाते हैं सामानों खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसको कंज्यूमर हैं वो, उपभोक्ताओं के हितों की, उनके इंटरेस्ट की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के जरिए मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें से किसी का शोषण ना हो। देखिए तीनों कोई बार किसी का शोषण ना करे। चलिए जो कुछ मतलब है उनको जान लेते हैं। मजदूर के अलावा जो उपभोक्ता है और उत्पादक के मीनिंग क्या है उसको हम देख लेते हैं। देखिए कंज्यूमर जिन्हें कहा जाए इंग्लिश में उपभोक्ता को, जो व्यक्ति बाजार में बेचने के लिए नहीं बल्कि निजी इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ खरीदता है उसे उपभोक्ता कहा जाता है। तो खरीदते हैं, अपने उपभोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम होते जाते हैं दुकान में खरीदते हैं कुछ भी, बाहर बाजार में भी सब्जियों को, हाँ, और कोई सामान हो गए, कई बिजली के उत्पादक हो गए, ऐसे कुछ भी खरीदते हैं, उपभोक्ता हैं। चलिए उत्पादक समझ लेते हैं। प्रोड्यूसर कहा जाता है ऐसा व्यक्ति या संस्थान जो बाजार में बेचने के लिए चीज़ें बनाता है। ये बहुत आसान है ना, सामान बाजार में बेचने के लिए बनाते हैं। कई बार उत्पादक अपने उत्पादन का हिस्सा का कुछ हिस्सा निजी इस्तेमाल के लिए भी रख लेते हैं। उदाहरण के लिए किसान, तो देखिए आपको पता है किसान में जब उगाते हैं अपने लिए तो अपनी फैमिली के लिए तो रखेंगे ही ना, और बाकी बाजार में बेच देते हैं, मंडियों में, इस तरह से। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, उम्मीद आप समझ गए होंगे। अपने आसपास भी उदाहरण से कई देख लेंगे कि हमारी सामाजिक जीवन का हिस्सा है, बहुत अहम हिस्सा है। देखिए नीचे आपको दिख जाएगा, एक तस्वीर आपको दिख रही है, देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अहमदाबाद के कपड़ा मिल में काम करते मजदूर, बिजली से चलने वाले करघो, देखिए कपड़ा मिल को हम टेक्सटाइल मिल भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखिए। तो देखिए जो बिजली से चलने वाले करघो, जैसे पावर लूम सब बोल लीजिए, तो इनके साथ जो कंपटीशन आया समय के साथ, इसके कारण 1980 और 1990 के दशकों में, डिकेड्स में ज़्यादातर कपड़ा मिल बंद हो गए थे। ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे देखते हैं। पावर लूम बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं। जो पावर लूम किसे बोलते हैं हम? बिजली से चलने वाले करघों को। कभी आपसे पूछ सकते हैं इसका मतलब, तो भी ध्यान दे सकते हैं। यह 4 से 6 करघों की छोटी इकाई है। इन करघों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। यह जानी हुई बात है कि बिजली से चलने वाले करघों में कार्य स्थितियाँ बहुत खराब होती हैं। चलिए आगे जाने से पहले ऊपर के जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। राइट साइड में ऊपर, न्यूनतम वेतन के लिए कानून की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो देखिए ये इस बात के लिए कि देखिए कहीं मनमानी न कर पाए जो निजी जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, है ना, अपने कामगारों के साथ कम पैसे में ना करे। अक्सर पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं कई बार जो कामगार होते हैं, तो बताइए उनको तो पता नहीं है कि हक क्या है, हुकूक क्या है, उनके अधिकार क्या हैं, तो वो उसे ठग भी सकते हैं और उनको जितने रुपए देना चाहिए वो नहीं दे सकते, और होता भी है अक्सर, आपको सुनने को मिल जाएगा ही। तो इसके लिए सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि कानून बने, जो कि सही भी है। चलिए आगे देखते हैं। पता लगाएं का आपके राज्य में निर्माण मजदूरों के लिए तय न्यूनतम वेतन क्या है? तो देखिए आप जो जिस राज्य में बिलोंग करते हैं आप पता कीजिए, बड़ा अच्छा विषय है जानने का। ठीक है, तो हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्या आपको निर्माण मजदूरों के लिए तय न्यूनतम वेतन सही, कम या ज़्यादा लगता है? तो देखिए आप जानेंगे कि देखिए अक्सर आपने सुना भी होगा कम मिलते हुए ही होता है, कभी 150 हो गया, हाँ, दिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पर डे के हिसाब से, और अभी पता भी लगा सकते हैं इस तरह से क्या रेट है अभी। अक्सर वो कम ही होता है, आप देखेंगे तो और की तुलना में
जो एक अच्छी तनख्वाह पाते हैं, जो जिन पे अच्छा स्किल होता है, कौशल होता है, उसकी तुलना में आप मालूम करेंगे। ठीक है, गा देखते हैं न्यूनतम वेतन कौन तय करता है। तो देखिए, आप सरकार का तो अलग है, लेकिन न्यूनतम वेतन मिलता क्या है आपको पता है? आपके घर पे काम करने के लिए कोई आते हैं, माफ़ कीजिए, आप कहीं पे आप देखते होंगे, अगर आपके घर पे भी नहीं आते होंगे, अगल बगल कई बड़ी जगह बिल्डिंगें कहीं बन रही होंगी, तो आप देखिए कॉन्ट्रैक्टर वहाँ तय करते हैं। हाँ, जो अनुबंध पे लिए होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, इस तरह से वो डिसाइड करते हैं आपस में। रुपए की कम बेस हो जाता है कि, है ना, कई बार कम रुपए पे भी हो जाता है। कहीं 400 है मान लीजिए, आज लेबर का 500 रुपये है, तो कहीं समझौता करके वो 400 कर लेंगे पर डे का, है ना। तो ऐसा ही होता है कई बार, और डिसाइड तो देखिए वो लोग ही करते हैं, आपस में कर लेते हैं वो। चलिए अब हम आगे चलते हैं पेज नंबर 122 पर, और यहाँ देखते हैं तालिका संख्या 1 में विभिन्न पक्षों की सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कानून दिए गए हैं। उसमें में दिए गए कॉलम, तो कॉलम 2 और 3 बताया गया कि कानून क्यों और किसके लिए ज़रूरी है। कक्षा में चर्चा के आधार पर इस तालिका के खाली खानों को भरें। तो देखिए कानून, पहले न्यूनतम मेहनताना कानून, इसमें यह निश्चित किया जाता है, हम कानून वाले हिस्से पढ़ रहे हैं। देखिए 3 आप देख सकते हैं तालिका के अंतर्गत। तो टेबल में आप देखेंगे नीचे एक कानून का हिस्सा है, फिर अगला देखेंगे इसकी ज़रूरत क्यों है, और तीसरा देखेंगे यह कानून किसके हित में है। तो पहला यही पढ़ते हैं कानून के नीचे, न्यूनतम मेहनताना कानून। इसमें यह निश्चित किया गया है कि किसी का भी मेहनताना एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए। इसकी ज़रूरत क्यों है? बहुत सारे मजदूरों को उनके मालिक सही मेहनताना नहीं देते। चूँकि मजदूरों को काम की ज़रूरत होती है, इसलिए वे सौदेबाजी भी नहीं कर पाते और बहुत कम मजदूरी पर ही काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो देखिए उनको तो काम चाहिए होता है हर हाल में। आप देखेंगे कई बार चौक वॉक पे जो शहरों में आपको नज़र आ जाएगा, अक्सर शहरों में तो बहुत ज़्यादा ये देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे मजदूर सुबह ही इकट्ठा हो जाते हैं, अक्सर चौक पर रहते हैं, और धीरे धीरे लोग आते हैं और उनको दिन के हिसाब से तय करके ले जाते हैं। किसी को दिखे तो ऐसा आप देखेंगे बहुत सारे मजदूर लोग सब इकट्ठा होते हैं आपस में ही, और वहाँ से उनकी बोली लग जाती है दिन के हिसाब से। कहीं पे काम मिल जाता तो मिल जाता है, जिनको नहीं मिलता वो घर चले जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह कानून सारे मजदूरों, ख़ास तौर से खेत मजदूरों, निर्माण मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों, घरेलू नौकरों आदि के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे रूरल और अर्बन, है ना, शहरी ग्रामीण गांव के इलाके भी हैं, उन दोनों का ध्यान रखा गया। देखिए खेत में वहाँ पे ज़्यादातर मिल जाएंगे, गांव के इलाकों में, शहरों में आपको घरेलू नौकर अक्सर आपको मिल जाएंगे, फैक्ट्री में काम करते हैं निर्माण मजदूर भी। चलिए नीचे देखते हैं। वैसे ही कार्यस्थल पर यानी वर्क प्लेस पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करने वाले कानून, उदाहरण के लिए चेतावनी, अलार्म, आपातकालीन द्वार आदि सही ढंग से काम कर रहे हों। इसकी ज़रूरत क्यों है? तो देखिए आपातकालीन कोई व्यवस्था टाइम आ सकता है ना, कहीं आग लग गई मान लीजिए अचानक, हाँ, बसों में भी लगा रहता है, हमने देखा होगा अग्निशामक लिखा रहता है ना, फायर एग्जीक्यूशन समथिंग होता है वो, तो उसके लिए आग बुझाने के लिए भी इसी तरह से ज़रूरी है ना, कि गैस लीक भी हो जाए कहीं, इस तरह से घर में भी, तो उनके लिए ज़रूरी ऐसे प्रावधान हो और इस तरह की व्यवस्था हो ताकि वो बच पाए। और देखें यह कानून किसके हित में है? तो देखेंगे अब ये फैक्ट्री मजदूर जो हैं ख़ासतौर पे आप उनके लिए देख पाएंगे कि वहाँ ज़रूरत हो जाती है उनकी, है ना, कि ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनसे। चलिए अगला देख लेते हैं। चीज़ों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, यह बताने वाले कानून, उदाहरण के लिए विद्युत उपकरण, ये ना इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स आपको मिल जाएंगे, सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने चाहिए। ISI आपने सुना होगा, जागो ग्राहक जागो, इस तरह की कई बार प्रचार आता है सरकारी, हाँ आपने देखे होंगे। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है इसकी ज़रूरत क्यों है। विद्युत उपकरणों, भोजन, दवाई आदि की खराब गुणवत्ता के कारण उपभोक्ताओं का जीवन खतरे में पड़ सकता है। देखिए खराब नकली दवाई से कितना नुकसान होता है, इससे भोजन हो, किसी तरह का ना खराब खाना दे दिया तो उससे हम बीमार पड़ सकते हैं। तो ऐसी इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सरकार ऐसा करती है। FSSAI, है ना, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आप देखेंगे ये नाम, है ना, ISI से सरकार की हैं ना अथॉरिटी, और ये देखने का काम करती हैं। यह कानून किन के हित में? तो देखिए आपको ये सिंपली नज़र में आ जा रहा है कि आम लोग जो उपभोक्ता होते हैं वो लोग इसके अंतर्गत आ सकते हैं, और उन्हें हर तरह के, जैसे कि आपातकालीन कोई व्यवस्था हो जाए किसी भी तरह के हादसे को रोकने के लिए, कि बिजली से कोई करंट लग गया, आपने सुना है, हाँ, इस तरह की चीज़ कोई भी घटना ना घटे,
तो इसे आप जोड़ के देखिए, है ना, आप भी सोचिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। सारा ऐसा भी ठीक नहीं कि आप मेरे भरोसे ही रहें, आपको भी सोचना चाहिए साथ में। चलिए आगे नीचे जो अगला है जो कानून हम देखते हैं उसमें ज़रूरी चीज़ों जैसे चीनी, मिट्टी का तेल, अनाज आदि की कीमतों को नियंत्रण में रखने वाले कानून। तो देखिए ज़रूरी जो बेसिक चीज़ें हैं जिनके बिना ज़िंदगी जीना मुश्किल है डेली लाइफ पर, तो वो सारी जो अति आवश्यक चीज़ें जिन्हें कहा जाए, है ना, वो सबको मिलना चाहिए। पहले तो हम ये जानते हैं, और सबको अच्छी ज़िंदगी जीना है तो इनके रेट जो हैं अपने आप में इस तरह के ना हो जाए कि वो गरीब लोगों के हाथ से बाहर हो जाए, है ना। तो इसको भी इंश्योर करना ज़रूरी है। इसलिए ये कानून किनके हित में, तो आपको ये नज़र में आ जा रहा है कि ये अपने आप में जो एक तबका होता है, लगभग ध्यान तो सभी का ही रखा जाता है कि, लेकिन ख़ास तौर पर जो गरीब वर्ग है उनका यहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखा जाता है ताकि उनको सामान जो है अपने आप में उसको कम कीमतों में मिले। जैसे इसमें लिखा भी है, ऐसे गरीबों के हितों की रक्षा के लिए जो कि इन चीज़ों की भारी कीमत वहन नहीं कर सकते। तो देखेंगे राशन पे कि सस्ते रेटों पे आपको देखने को मिल जाएगा। पहले मिट्टी का तेल भी दिल्ली में मिला करता था, शायद सुना है मैंने, तो ये अक्सर है, देखा भी है। अब अगर दिल्ली में रहें, पहले आप पूछ सकते हैं, पहले मिला करता था, अब सिलेंडर की व्यवस्था हो गई है। चलिए आगे कानून देखते हैं। ऐसे कानून जो फैक्ट्रियों को हवा या पानी में प्रदूषण फैलाने से रोकते हैं। तो देखिए ये भी कितना ज़रूरी है अपने आप में। ये बता रहा है कि फैक्ट्रियों में जो भी कारखाने हैं उनमें उनको उनमें गलत तरीके का ना पालन हो और पर्यावरण के लिए दूषित वातावरण ना हो किसी तरह से, और वो पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए। कई बार होता है ना, आपने सुना होगा, पानी को हमने एक पार्ट में पढ़ा भी था पिछले, कि जो कई लोग, कई फैक्ट्रियों के लोग या मालिक जो होते हैं वो गंदे पानी को जो कारखाने में होता है उसको ज़मीनों में ही वापस उसको वापस भेज देते हैं किसी तरह से व्यवस्था करके, तो ये पानी नीचे का गंदा हो जाता है ना। तो ये प्रावधान भी तो होना ज़रूरी है ना। ये आमतौर पर देखिए सबको ये देखभाल करेगा, हर तरह के रोगों से रक्षा करेगा, तो इसके अंतर्गत ये सब लोग आएंगे, है ना। किसी भी तरह की बीमारी ना हो जो लोग ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही कई सारे जो प्रदूषण हो गया, मान लीजिए अब देखेंगे दिल्ली गाज़ियाबाद जैसे शहरों में कितना हो रहा है, तो आसपास, है ना, तो ये प्रदूषण ना हो उसके लिए कानूनी नियम होंगे तभी तो। चलिए आगे देख लेते हैं। कार्यस्थल पर बाल मजदूरी को रोकने वाले कानून। तो आपने देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार में पढ़ा होगा, आर्टिकल 23-24, है ना। इसमें बात किया 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पे नहीं लगाया जाना चाहिए। देखिए सबको पढ़ने का अधिकार है, आपको पता है, और ये सब प्रावधान रहे भी, और उनके लिए बहुत पर्यावरण के हिसाब से देखा जाए, उनके स्वास्थ्य के हिसाब से भी, उनकी हेल्थ भी तो ख़राब हो सकती है, तो इसलिए ध्यान में रख के ये कानून बनाने की ज़रूरत है। तो आपको पता है इससे लाभान्वित कौन हो रहा है, खासतौर पर बच्चों को किसी भी तरह के शोषण से मुक्त कराने के लिए, है ना, कि वो स्कूल जा पाएँ अच्छे से, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाएँ, है ना, उनका मौका वो छीने ना, कोई ना छीन पाए, उनके माता पिता भी नहीं, है ना, कोई बाहरी भी नहीं, कोई उनका हक ना छीने। चलिए आगे कानून देखते हैं। मजदूर यूनियन संगठन बनाने से संबंधित कानून। देखिए यूनियन भी आपने सुनेंगे कई बार, फिल्मों में ज़रूर सुना होगा, अखबारों में अगर ध्यान ना दे तो फिल्मों में भी आता ही है। तो ये शब्द सुने आप कहीं तो ध्यान रखें, ये क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है। तो देखें यहाँ पे लिखा भी है, यूनियनों में संगठित होकर, एकत्र होकर, एक साथ इकट्ठा होकर मजदूर अपनी संयुक्त ताकत के सहारे सही वेतन और बेहतर कार्य स्थितियों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, सब एक लोग समूह बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, तो आवाज़ भारी दम के साथ निकलती है ना। एक अकेला हो जाता है तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन सब लोग हो जाते हैं, भीड़ हो जाती है। देखिए सरकार झुकती है ना, कानून कहीं वापस आए, किसान कानून जो थे जैसे ये वापस करने पड़े सरकार को, तो ये दबाव होता है ना, इसी तरह से। तो देखिए यह कानून किसके हित में है, तो आपको पता है ये फैक्ट्री मजदूर है, विशेष तौर पर उनका ध्यान रख के, जो घरेलू कामगार हैं उनका भी ध्यान रख के, जो घरों में काम करते हैं उनको ध्यान में रख के खास तौर पर ये बना है, जो कि अपने आप में देखिए यहाँ आप देखेंगे धीरे धीरे आपने देखा कितने वर्गों को ध्यान में रख के कानून बने हैं सारे। आप जोड़ते जाएं इनको, बिल्कुल ऐसा ना समझे कि किताब का एक हिस्सा है बस और वहीं तक आपको आंसर लिखना है और भूल जाना है। आपकी डेली लाइफ के हिस्से, अगल बगल, हो सकता है आपके घर से कोई मजदूर आपके कर रहे हो, या हो सकता है आपके घर पे कोई मजदूर आ रहे हो आसपास, या आसपास घर वर, ये आपके तो हिस्से हैं। ये राजनीति विज्ञान की किताब में हम जो पढ़ रहे हैं सब आपके आसपास से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं।
आप जोड़ेंगे, कोई हो सकता है आपके रिश्तेदार भी हों, है ना, आपके पेरेंट्स भी हों उससे जुड़े हुए, क्यों नहीं, समाज के हिस्से हैं किसी न किसी तरह से, तो आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसको सिर्फ एग्ज़ाम से नहीं जोड़ के देखना चाहिए। चलिए पेज नंबर 123 पर हम पढ़ते हैं। इसको हमने देखा, कानून बना देना ही काफ़ी नहीं होता, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कानूनों को लागू किया जाए। बनने से नहीं, देखिए लागू भी अच्छे ढंग से होना ज़रूरी है। इसका मतलब यह है कि कानून को लागू किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। जब कोई जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमज़ोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना भी और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए ना, ताकतवर दबा देते हैं अक्सर, हैं, जो निम्न तबके के होते हैं, जो ताकतवर नहीं होते उनको। उदाहरण के लिए, प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए, और अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सज़ा देनी चाहिए। उदाहरण के लिए, प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए, और अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सज़ा देनी चाहिए। अगर मजदूर गरीब या शक्तिहीन है तो आमदनी गंवाने या बदले की कार्रवाई के डर से वह कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है, अक्सर डर से, है ना। जो अमीर लोग होते हैं उनकी, देखिए सरकार में अक्सर बातचीत होती है, पुलिस विभाग इन सब से, तो वो डरा धमका के रख सकते हैं, रखते भी हैं, ऐसे सुनने को मिलता है। तो वो यहाँ पे हो सकता है। मालिक भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि मजदूरों से कम पैसे में काम कराया जा सके। ऐसी सूरत में यह बहुत ज़रूरी होता है कि संबंधित कानूनों को अच्छी तरह लागू किया जाए, जो भी कानून हो। इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है, ताकि सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस सुनिश्चित किया जा सके। इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। उदाहरण के लिए, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो देखिए, ये मतलब भी है शोषण से मुक्ति का अधिकार का मतलब क्या है, यहाँ पे बिल्कुल आप ध्यान रखें, समझें इसको। एग्जाम में तो आएगा ही, आप लिख भी देंगे, लेकिन समझ बनाए रखें इस पर। संविधान में यह भी, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे, किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक डेंजरस व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। चलिए आगे देखें, व्यवहार में ये कानून किस तरह सामने आते हैं। ये कानून सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस हद तक संबोधित करते हैं, इस अध्याय में हम ऐसे कुछ सवालों की पड़ताल करेंगे। चलिए देखते हैं, नीचे 2 तस्वीरें दी गई हैं, उसके बगल में क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। आपको दिख सकता है तस्वीरों में एक चाय देते हुए अक्सर आप फिल्मों से छोड़िए, आम जिंदगी में भी आप नज़र आ जाएगा दुकानों पे छोटू कहते हुए। कई से शब्द जनरली चलते हैं, ऐसे नाम, और चाय के लिए बुलाया जाता है। तो ये हमारे दैनिक जिंदगी की, डेली लाइफ का हिस्सा है, हम देखते हैं भी हैं ऐसा। देखिए बर्तन धोते हुए वहाँ पे आपको दिख जाएगा, होटलों पे नज़र आते हैं। चलिए पढ़ते हैं। सन 2011 की जनगणना के मुताबिक, सेंसस जिसे कहा जाए, भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख से ज़्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में हैं, हैजार्डस के लिए, जो एम्प्लॉयमेंट है ना, लाइफ के लिए। 2016 में संसद ने बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, देखिए इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में संशोधन किया गया है, कि यानी जोड़ा गया है उसमें कुछ हिस्सा, और आगे चल के जो 1986 का था उसमें और कुछ जोड़ा, उसे बोलते हैं अमेंडमेंट, एक तरफ, है ना, अमेंडमेंट किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों में तथा किशोरों, यानी कि 14 से 18 जिन्हें कहा जाए एडोलसेंट्स जिन्हें कहा जाता है, किशोर को 14 से 18 वर्ष के जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन करने पर प्रतिबंध है। बच्चों या किशोरों के नियोजन को अब एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल आप देख सकते हैं यहाँ पर, pencil.gov.in HTTPS करके है, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, पेंसिल, प्रारंभ हुआ है। तो ये नाम भी याद सकते हैं, ये ठीक रहता है, आपकी जानकारी के लिए भी रहे। तो देखिए जो पेंसिल है नाम से ये पोर्टल बना है, काफ़ी आसान है, पेंसिल से आप जोड़ भी सकते हैं इसको। यह पोर्टल शिकायतें दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP से कहा जाए,
के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए है। तो देखिए इसके ज़रिए अवेयरनेस फैलाई जा सकती है और कहीं ऐसा दिख रहा हो तो उसकी शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। बड़ी बात है अगर ऐसा देख रहे हैं तो इससे इसका फ़ायदा उठाया भी जाना चाहिए इस तरह से और उसका लाभ मिले लोगों को, बच्चों को। ये 123 है पेज नंबर। अब हम 124 पे चलते हैं। आपने ऐसे कई तस्वीरें हकीकत में भी देखी होंगी। भोपाल गैस त्रासदी आपको और यह दिख रहा है, जिसे भोपाल गैस ट्रेजेडी भी कहते हैं इंग्लिश में। और एक इसके बारे में पढ़ते हैं, हम जानकारी लेते हैं। कुछ फ़ोटो तस्वीरें आपको देखिए, आपको बहुत विचलित करने वाली लगे आपको, है ना, दुखी करने वाली। देखिए तस्वीरें से लोग को जलते हुए आपको देख नज़र आ रहा है। सामूहिक अंतिम संस्कार हो रहा है एक साथ कई लोगों का तस्वीरों में। देखिए पढ़ते हैं इसको। 24 साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी है, इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी हुई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का, नाम आप जा सकते हैं, कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। पेस्टिसाइड्स देखिए होते नहीं, कहा जाए ऐसे सफाई के लिए जो यूज़ होता है, कई बार पोछा लगाने के लिए कीटनाशक होते हैं, पेस्टिसाइड्स जिन्हें कहते हैं, वो बनते थे। 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इसी संयंत्र में से मिथाइल आइसोसाइनाइड, एक बार और अब ध्यान रखिए, मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक जिस शॉर्ट में कहा जाए, गैस रिसने लगी। यह बेहद जहरीली गैस होती है। तो देखिए यहीं से ये जो था मिक जिसे कहा जाए MIC, तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड ये गैस थी। इसकी रिसाव होने लगा, है ना, जिस तरह से गैस लीक होता है उस तरह से लीक होने लगा वहाँ यूनियन कार्बाइड में। चलिए आगे नीचे देखते हैं। इस दुर्घटना की चपेट में आने वाली अजीज़ा सुल्तान, देखिए क्या कहेंगे, तकरीबन 12:30 बजे मुझे अपने बच्चे की तेज़ खांसी की आवाज़ सुनाई दी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैंने देखा कि पूरा कमरा सफ़ेद धुएं से भरा हुआ था। मुझे लोगों की चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। सब कह रहे थे भागो भागो। इसके बाद मुझे भी खांसी आने लगी। लगता था जैसे मैं आग में सांस ले रही हूँ। आंखें बुरी तरह जलने लगी। वो बता रही हैं उस समय की बात अपनी। अगली सुबह 3 दिन के भीतर 8,000 से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए। 3 दिन में 8,000। लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। देखिए आंकड़े आपको भी बड़ा अजीब से लग रहा है, सच्चाई है, ध्यान रखिए, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। चलिए आगे अच्छे देखिए। सामूहिक अंतिम संस्कार की आप तस्वीर देख सकते हैं। जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज़्यादातर लोग गरीब कामकाजी परिवारों के लोग थे। उनमें से लगभग 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते। ये बहुत लंबे समय तक उसका प्रभाव पड़ा। जो बच्चे पैदा होते हैं उन पे भी, क्योंकि उनकी माताओं को जो बच्चे पैदा करती है उनको भी तो दिक्कत थी ना बॉडी में। तो और देखिए वही स्तनपान करते हैं अपना, वही है ना, दूध पीते अपने बच्चे, अपनी माता का ही से पीते हैं। तो देखिए वो जो गैस रिसाव हुआ था उसकी वजह से शरीर में जो हो गया था उसकी वजह से रिसाव हुआ और बॉडी में भी पहुंच गया और उसकी वजह से आने वाली नस्लें भी उससे प्रभावित हुई। जो आने वाली पीढ़ी है इनकी, जो वहाँ पे लोग थे खासतौर उनका। तो ये ध्यान रखने वाली बात है अपने आप में और सोचने वाली बात भी है। उनमें से लगभग 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते। जो लोग इस गैस के असर में आने के बावजूद जिंदा रह गए उनमें से बहुत सारे लोग गंभीर श्वास विकारों, सांस की बीमारियां, आंखों की बीमारियों और अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं। बच्चों में अजीबोगरीब विकृतियां पैदा हो रही हैं। इस चित्र में दिखाई दे रही लड़की इस बात का उदाहरण है। देखिए है ना, बड़ी अजीब तरह के वो उनकी बीमारियां हो रही और आप नेट पर भी सर्च करके इसके बारे में और जानकारी जुटा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं। कुछ तस्वीरें और नीचे दी गई हैं। यूनियन कार्बाइड कर्मचारी संघ भोपाल लिखा हुआ है और इसकी तस्वीर हम देख सकते हैं। यह तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बाइड से पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया था। देखिए बहुत बड़ी लापरवाही थी अपने आप में, इस बात का ध्यान रखें। 2 दिसंबर की त्रासदी से बहुत पहले भी कारखाने में रिसाव में गैस का रिसाव हो चुका था। तो इससे पहले भी रिसाव हुए, तो ऐसी बात नहीं, तो पहली बार था। इन घटनाओं में एक मजदूर की मौत हुई थी जबकि बहुत सारे लोग घायल हुए थे पहले जब हुआ था। चलिए अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं पुलिस के लोग देखे हुए हैं और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। गैस राहत मंत्री से बात करते गैस पीड़ित। सबूतों से पूरी तरह साफ था कि इस महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड ही दोषी है।
इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई में पीड़ितों की ओर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर कर दिया। 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा था, लेकिन 1989 में केवल $47 करोड़ के मुआवजे पर अपनी सहमति दे दी। इस त्रासदी से जीवित बच निकलने वाले लोगों ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया, वो भी साथ रही, यानी पुराने फैसले। नीचे देखेंगे, यूनियन कार्बाइड ने कारखाना तो बंद कर दिया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़ दिए। यह रसायन रिस कर ज़मीन में जा रहे हैं, जिससे वहाँ का पानी दूषित हो रहा है। अब यह संयंत्र डाओ केमिकल नामक कंपनी के कब्जे में है, जो इसकी साफ सफाई का जिम्मा उठाने को तैयार नहीं है। तो देखिए, अभी आपको दिख भी आ रहा है कुछ फोटो में जानवर हैं यहाँ पर नज़र आएंगे। यूनियन कार्बाइड संयंत्र के इर्द गिर्द बिखरे पड़े रसायनों के बोरे, देखिए बोरे पड़े हुए भी रसायनों के, वहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं पे जीव जंतु, ये भी तो प्रभावित होंगे इससे, क्यों नहीं। नीचे देखें, इंसाफ की लड़ाई अभी जारी है, लोग हैं अभी भी, देखिए उसके लिए 24 साल बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया है। देखिए, चेयरमैन एंडरसन थे, मालूम चला भाग नेताओं की या किसी वजह से उनकी लीजिए बातचीत की वजह से आपको बताया कि अक्सर मिली भगत होती है, तो आरोप डाले जाते हैं कई नेताओं पर भी कि उनको भगवा दिया दूसरे देश में, अपने देश में यहाँ से। तो यही बातचीत अपने आप में सोचने लायक था, अपने आप में कितनी बड़ी घटना थी ये। तो चलिए पेज नंबर 126 पर हम पढ़ते हैं, एक मजदूर की कीमत क्या होती है, व्हाट इज वर्कर्स वर्थ। चलिए देखते हैं। अगर आप भोपाल के वहाँ विनाश की, डिजास्टर की वजहों को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। विदेशी कंपनियों के भारत आने का एक कारण यहाँ का सस्ता श्रम है। देखिए, सस्ता श्रम। अगर ये कंपनियां अमेरिका या किसी और विकसित देशों में काम करें तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले वहाँ के मजदूरों को ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा। भारत में न केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकती हैं, बल्कि वहाँ के मजदूर ज़्यादा घंटों तक भी काम कर सकते हैं। यहाँ मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ों पर भी खर्चे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इस तरह ये कंपनियाँ यहाँ कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा कमा सकती है, कम कॉस्ट पर ज़्यादा फ़ायदा। चलिए आगे देखते हैं। लागत में कटौती के तरीके इससे खतरनाक भी हो सकते हैं। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों की अक्सर अनदेखी की जाती है। यूनियन कार्बाइड के कारखाने में एक भी सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था या उनकी संख्या कम थी। 1980 से 1984 के बीच मिक्स संयंत्र के कामगारों के दल की संख्या 12 से घटकर 6 की जा चुकी थी। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि तो 6 महीने से घटाकर केवल 15 दिन कर दी गई थी। मिग कारखाने के लिए रात की पाली के मजदूर का पद ही खत्म कर दिया गया था। तो देखिए, वहाँ जो रात की पाली थी मजदूरों का पद वहाँ खत्म ही कर दिया गया था। यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा उपाय में फ़र्क जानने के लिए नीचे पढ़ें। देखिए, सेम कंपनी अलग अलग देश में। पश्चिम वर्जीनिया अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। अंदाजे देखिए, पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में इतने भारी फर्क क्यों है, और दुर्घटना हो जाने के बाद पीड़ितों को इतना मामूली मुआवजा क्यों दिया जा रहा है? इस बात का जवाब यह है कि भारतीय मजदूर का मोल अभी भी ज़्यादा नहीं माना जाता। एक मजदूर जाता है तो फौरन उसकी जगह अगला पेज 127 पर दूसरा मिल सकता है। तो देखिए, ऐसा होता भी है ना, कि बहुत आसान है यहाँ पर नौकरी के लिए मतलब लोग मिलना, बेरोजगारी ज़्यादा है ना, कंपनियों को भी आसानी रहती है, वो सस्ते दर पे ले लेते हैं। देखिए, ऊपर एक तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी,
निर्माण स्थलों पर दुर्घटनाएं आम हैं। इसके बावजूद सुरक्षा उपकरणों और अन्य सावधानियों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये सुरक्षा मानकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है अक्सर, जबकि ज़रूरी है अपने आप में सुरक्षा उपकरण होने। 127 पे आगे पढ़ते हैं। हमारे यहाँ बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले न जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। मजदूरों की इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर मालिक कार्यस्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच जाते हैं। इस तरह भोपाल गैस त्रासदी के इतने सालों बाद भी मालिकों के बर्बर रवैये के कारण निर्माण स्थलों, खदानों या कारखानों में दुर्घटना की खबरें हर रोज़ आती रहती हैं। देखिए, छुपा नहीं है बात किसी से, और ये खबर अक्सर सुनने को मिल जाती है। सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन। कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था के नाते यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार, राइट टू लाइफ, का उल्लंघन ना हो, वायलेशन ना हो। जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र में जो प्लांट है उसमें सुरक्षा मानकों की इस तरह खुलेआम अवहेलना हो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी? अपने आप में प्रश्न भी है वाजिब। पहली बात, भारत में सुरक्षा कानून ढीले थे। दूसरा, उन कमज़ोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था। तो देखिए, प्रश्न भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, अपनी नॉलेज के लिए भी आप इसको देखें, क्या कारण था। ये 2 कारण अहम थे, ये आप ध्यान रख सकते हैं। सरकारी अफसर इस कारखाने को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को तैयार नहीं थे। इस कारखाने को घनी आबादी वाले इलाके में खोलने पर उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई कि 1978 में मिक उत्पादन कारखाने की सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी, तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिलते रहे। तो देखिए, निवेश शब्द से आप परिचित होंगे। इन्वेस्टमेंट शब्द अक्सर चलता है इंग्लिश का। इसका मतलब क्या होता है? भविष्य यानी फ्यूचर में उत्पादन जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने सुधारने के लिए नई मशीनरी या इमारत या प्रशिक्षण ट्रेनिंग पर खर्च होने वाला पैसा। तो देखिए, सरकार का ये आर्गूमेंट था उस समय, कहना था। चलिए आगे देखते हैं। सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड से इस बात की मांग करना संभव था कि वह साफ सुथरी तकनीक या ज़्यादा सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाए। सरकारी निरीक्षक कारखाने में अपनाई जा रही दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को बार बार मंजूरी देते रहे। जब कारखाने में बार बार गैस का रिसाव होने लगा और सबको यह बात समझ में आ चुकी थी कि कहीं कुछ भारी गड़बड़ी चल रही है, तब भी निरीक्षकों के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। देखिए, उन्होंने कोई सब जानते हुए भी, यानी जानबूझ के एक तरह से, है ना, ढिलाई की, एक तरह से उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जबकि पॉसिबिलिटी थी यहाँ पर। चलिए आगे। कानून बनाने और उनको लागू करने वाली संस्था इंस्टीट्यूट के लिए यह रवैया सही नहीं है। लोगों के हितों, इंटरेस्ट की रक्षा करने के बजाय सरकार और निजी कंपनी दोनों ही उनकी सुरक्षा को नज़रअंदाज करती जा रही थी। यह हरगिज़ अच्छी स्थिति नहीं है। जब भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसायी नए कारखाने खोलते जा रहे हैं, तो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले सख्त कानूनों और उनके ज़्यादा बेहतर क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत और बढ़ गई है ना, उनको लागू करने की ज़रूरत और बढ़ गई है। देखिए, यहीं पे बगल में आप नीचे देखेंगे तस्वीर आपको नज़र आ सकती है। हाल ही की एक ट्रैवल एजेंसी को आदेश दिया गया कि वह अपने कुछ ग्राहकों को 8 लाख रुपए का मुआवजा दे। इन सैलानियों को मुआवजा इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि कंपनी की लापरवाही के कारण वे डिज्नीलैंड देखने और पेरिस में खरीदारी करने से वंचित रह गए थे। देखिए, इसके लिए कितना ज़मान लगाया। तो फिर भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को ज़िंदगी भर की पीड़ा और नुकसान के बदले इतना कम मुआवजा क्यों मिला? अपने आप में क्वेश्चन है। तुलनात्मक रूप से आप देखिए, कंपेयर करें इससे। देखिए, मात्र इसलिए इनको मुआवजा दिया गया कि एजेंसी ने, देखिए, ट्रैवल एजेंसी में 8 लाख रुपए का, इसलिए कि वो अपने आप में इस कंपनी ने डिज्नीलैंड देखने, है ना, एक जगह देखने के लिए और पेरिस में ख़रीदारी नहीं कर पाए थे लोग। देखिए, इसके लिए कितना उनको रुपये मिल रहा था, और इससे तुलना किया जाए तो कितना मिलना चाहिए, आप भी इस पर सोचें। तो चलिए, जो ऊपर ही जो प्रश्न दिया है उसको देख लेते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसी फैक्ट्री में सुरक्षा कानूनों को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण होता है?
तो देखिए इससे कई कारण हैं, उनमें से एक बात ये हो सकती है कि देखिए जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बड़ी इंडस्ट्री वाले, वो देखिए अक्सर जो धनिक वर्ग है ना, धनासीर जो बोलिए अधिक पैसे वाले जो होते हैं, उनके द्वारा स्थापित किए जाते हैं। वे विदेशी हो सकते हैं, वो आने वाले बाहर से आते हैं, जैसे यूनियन कार्बाइड में हमने देखा था, कंपनी विदेशी थी वो। तो देखिए उनका जो पहला मकसद होता है, आपको पता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। तो इस प्रॉफिट अर्निंग के चक्कर में वो लोग सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इसमें जो कॉस्ट होगा, खर्च आएगा, ठीक है, वो वहन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इससे भी तो पैसे बचेंगे ना। तो देखिए अब कहाँ तक पैसे कमाने का वो लोग सोचते हैं, तो सेफ्टी से भी वो लोग इसलिए समझौता कर लेते हैं। इसलिए कानूनों की ज़रूरत पड़ जाती है कि वो एक तरह से लागू करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, है ना। और इसके अलावा आपको पता है कि भारतीय संविधान के हमारे अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है, जो आपको पता है, उसके अंतर्गत लिखा है कि हमको एक अच्छी ज़िंदगी, एक सम्मानजनक ज़िंदगी जीने का अधिकार है ना। कोई हमारी ज़िंदगी कानून के हिसाब से इसके अलावा कोई छीन भी नहीं सकता है। तो देखिए अगर ऐसा है तो भाई बताइए, ऐसी सुरक्षा जो उपाय होते हैं जो कंपनियों में, वो होने चाहिए। नहीं तो भाई हम जान से समझौता कर रहे हैं एक तरह से, कभी भी कोई मर सकता है इमरजेंसी, तो ऐसा न्योता क्यों दे जान को, है ना। तो ये कंपनी इस तरह के प्रावधान करें, ध्यान रखें, ताकि किसी व्यक्ति की इमरजेंसी कोई घटना होगी तो किसी की मृत्यु ना हो, है ना। अक्सर जो विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री, जैसे हम अमेरिका वाला तुलना किया था, आपको पता है कि सेम कंपनी अमेरिका के वर्जीनिया में थी तो कितने सारे सुरक्षा उपाय थे, भारत में नहीं थे। और आज भी अब देखेंगे इस तरह से कितने समझौते होते हैं। तो और देखिए आपको पता है, मजदूर को तो मजबूरी में जाना पड़ता है, क्योंकि उनको रोज़ की ज़िंदगी चलानी है, जीवन जीना है, तो उनको पैसे की ज़रूरत भी पड़ती है। तो वो तो हर हाल में मजबूर होते हैं काम करने के लिए। तो वो लोग भी अपनी सेहत को, अपनी सुरक्षा को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, वो मजबूर होकर काम करते हैं। तो ये सब है कर, और आप भी कुछ सोच सकते हैं, ज़रूर सोचें। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। क्या आप कुछ दूसरी ऐसी स्थितियों का उल्लेख कर सकते हैं जहां कानून या नियम तो मौजूद हैं, परंतु उनके क्रियान्वयन में ढिलाई के कारण लोग उनका पालन नहीं करते? उदाहरण के लिए मोटर गाड़ियों की तेज़ रफ्तार, हेलमेट, सीट बेल्ट ना पहनना और वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना। ये अक्सर आपको मिल जाएगा आपके व्यवहारिक ज़िंदगी में। हम आसपास कहीं जाएंगे, रोडों पे देखेंगे अगल बगल चलते हुए, तो आपको नज़र आ जाएगा, है ना। या आप कभी ट्रैवल कर रहे हो बस में तो देख सकते हैं ये सब चीज़ें। देखिए सुरक्षा से ही समझौता है तो हुआ ये सब चीज़ें देखने, जो मोबाइल में फ़ोन करना, आप गाड़ी चला रहे हैं, लोग मोबाइल पे बात कर रहे हैं, हाँ, सीट बेल्ट नहीं पहन रखी, हेलमेट भी नहीं पहन रखी है, किसका भला होगा बताइए, लोग ही तो बचेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसको। कानूनों को लागू करने में क्या समस्याएं आती हैं? क्या आप क्रियान्वयन में सुधार के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं? तो देखिए ऐसे एक तो हम पहले प्रश्न पे आते हैं, जो उदाहरण पूछे गए हैं कि कानून का नियम तो मौजूद है परंतु उनके क्रियान्वयन में ढिलाई के कारण लोग उनका पालन नहीं करते। तो देखिए आपको पता है ट्रैफिक लाइट्स अक्सर मिल जाता है, हाँ, जहाँ आपको पता है पुलिसमैन नहीं है, ट्रैफिक पुलिस, तो लोग देखिए अपना जो रेड लाइट जो होता है उस पर रुकना होता है, उसमें भी लोग चले जाते हैं। यही छोड़िए, इसके अलावा जो जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है उस पर जाना चाहिए लोगों को, इसके वहाँ से पार होना चाहिए, लेकिन लोग बीच से निकल लेते हैं चलते रोड पे ही, जबकि रेड लाइट रही रहती है। तो जेब्रा क्रॉसिंग पर्टिकुलर बना होता है ना, उस पर चलना होता है, वहाँ से पार करना होता है, फिर भी इसका पालन नहीं करते, कहीं से भी निकल जाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है और आप कुछ और सोच सकते हैं। चलिए और देखते हैं एक और, जिसमें प्रश्न था कानूनों को लागू करने में क्या समस्याएं आती हैं? तो देखिए जानबूझकर लोग इन कानूनों का, क्योंकि लोग अपने आप में क्या होते हैं, एक कई बार अवेयर भी नहीं होते हैं लोग इस तरह कानूनों के बारे में, और कई बार अवेयर होते भी हैं तो जानबूझकर उसको अनदेखा करते हैं। दोनों बातें मिल जाएंगी आपको। और देखिए रिश्वत देना तो छुपा नहीं है किसी से, है ना। अपने रोज़ाना की लाइफ में, डेली लाइफ में आप देख लेंगे, रिश्वत दे के काम करा लेना तो नियम से समझौता हो जाता है, बड़ी आसानी से दिख जाएगा आपको कि कुछ गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं अपने, है ना, वो बच जाते हैं आसानी से। यही छोड़िए, इसके अलावा जो पॉलिटिकल अप्रोच, मान लीजिए किसी से जान पहचान एक बड़े राजनेता से, तो वो लोग पावर का गलत इस्तेमाल करके बच जाते हैं, ये भी तो है। चलिए इसके अलावा एक और जो पूछा उसको देख लेते हैं। क्या आप क्रियान्वयन में सुधार के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं? तो सुझाव के लिए देखिए हम तो यही अपनी ओर से कर सकते हैं कि देखिए जागरूकता फैलाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा, जिनको जो अवेयर नहीं है, हाँ, तो उनके लिए अलग अलग जो तरीके होते हैं, है ना, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनके माध्यम से, किताबों के माध्यम से भी कई बार कोशिश की जाती है, ये भी तरीका अच्छा है।
अवेयरनेस फैलाई जाए। इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको ज़रूरी है कि वो बहुत गंभीर रूप से और नियम का पालन करते हुए करें, इसे उम्मीद की जाए। और सख्त प्रावधान किया जाए, अगर कोई इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ये भी एक तरीका है। चलिए 128 पेज नंबर पे हम पढ़ते हैं और देखते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून। 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे। इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था तो और भी कमज़ोर थी, जैसा कि हमने देखा उदाहरण में जो भोपाल गैस त्रासदी वाला। पर्यावरण को एक मुफ्त चीज़ माना जाता था, फ्री की चीज़, जो जितना इस्तेमाल कर ले। बिल्कुल किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी, चाहे नदियां हो, हवा हो या भूमिगत पानी हो। पर्यावरण दूषित हो रहा था और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। ढीले सुरक्षा मानकों से न केवल यूनियन कार्बाइड को फायदा मिला, बल्कि उसे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। अमेरिका में यही कंपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती थी। तो देखिए, जो विकसित देश हैं आज भी, अमेरिका जैसे देशों में लोग अवेयर हैं अपने सुरक्षा को लेकर, समझौता नहीं करते अपनी सुरक्षा से कुछ रुपयों के लिए, अपनी ज़िंदगी से। तो देखिए वहाँ पे कितना ध्यान रखना पड़ता है, मजबूरन कानून सख्त तरीके से लागू किए जाते हैं। चलाने वाले उसको जो चलाने वाली जो राजनेता हैं, राजनेत्री हैं, वो अच्छा काम करती हैं। देखिए चलिए आगे। ढीले सुरक्षा मानकों से न केवल यूनियन कार्बाइड को फ़ायदा मिला, बल्कि उसे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। तो देखिए ये हम जानते हैं कि उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं भारत में, क्योंकि पॉलिटिशियंस अक्सर समझौता कर लेते हैं, रिश्वतखोरी में फंस जाते हैं। हाँ, वो भी चुनाव प्रचार में पैसे चाहिए होते हैं तो वो समझौता कर लेते कंपनियों से, ताकि चुनाव प्रचार के दौरान रुपए कहाँ से आएंगे। तो कुछ इस तरह की बात है। चलिए आगे देखते हैं। भोपाल त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया। कई लाख ऐसे लोग कारखाने से निकली जहरीली गैस का शिकार बन गए थे, जो इस कारखाने से किसी भी तरह जुड़े नहीं थे। इससे लोगों को यह एहसास हुआ कि मौजूदा कानून चाहे कितने भी कमज़ोर हों, वे केवल मजदूरों से ही संबंधित है। उनमें उन आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया है जो औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण घायल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों के इस दबाव से, प्रेशर से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वालों को ही जिम्मेदार माना जाने लगा। इसके पीछे समझ यह थी कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी हक बनता है। नई जनरेशन भी तो आएगी ना, उनका भी तो ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे। और उसे केवल औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता, मात्र इंडस्ट्री के पर्यावरण को पूरा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चलिए आगे। अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। तो ये किस केस का नाम याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया था। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोषी हैं उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएं तय करे। तो देखिए यहाँ पे बना इसके पास से, और देखिए हाँ, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोषी हैं उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएं तय करे, जो प्रोसेस है सारा। तो ये बड़ी बात थी अपने आप में। देखिए पिक्चर जो ऊपर है उसको हम देख लेते हैं। हाउ मैनी मोर मस्ट डाई। देखिए नीचे ना बच्चे, देखिए जो नल होता है उससे पानी भर रहे हैं। नीचे देखिए भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास दूषित इलाकों में स्थित हैंड पंपों को सरकार ने लाल रंग से पुतवा दिया है। फिर भी स्थानीय लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास साफ पानी का कोई स्रोत नहीं है अपने आप। देखिए जो पानी का स्रोत भी नहीं है और सरकार ने बताया कि इस पानी से
दिक्कत है, इसमें नुकसान भी है। आप रंग भी देख सकते हैं, फिर भी लोग यूज़ कर रहे हैं। देखिए पानी नहीं होगा तो कहाँ से लाएंगे, तो देखिए यही तो दिक्कत है। नियम बन गए लेकिन ये भी प्रावधान नहीं हुए पानी के लिए। देखिए नीचे देख सकते हैं आप, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डाक टिकट सा है। सतत विकास लक्ष्य 9, उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं, इसको लेकर नवा गोल जो है। आप भी साथ साथ देखते चले हैं, उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं जिसमें आती है। चलिए नीचे का प्रश्न देख लेते हैं। स्वच्छ वातावरण एक जन सुविधा है, क्या आप इस बयान की व्याख्या कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल अपने आप में एक जन सुविधा है, हम कह भी सकते हैं। स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए सबको ही, इसके लिए हर एक की अपनी कोशिश होगी। जैसे कि आपको पता है, स्वच्छता रखने के लिए जो मल त्याग है वो है ना, वो खुले में नहीं करना है। उसके टॉयलेट का यूज़ करना चाहिए। और इसके अलावा जो फैक्ट्रियों से निकला जो गंदा पानी है उसको अपने तरीके से करें, और पर्यावरण का ध्यान रखकर अपने अपने जो प्राइवेट आप जानेंगे कि स्कूटर है, मोटरसाइकिल है किसी पर, तो स्कूटर खैर नहीं है, स्कूटियाँ हैं, है ना, मोटरसाइकिल्स हैं, ये सब इनका भी अच्छे से अपना यूज़ करें। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कहा जाए कि जो पब्लिक सर्विसेज है, मेट्रो हो गया ना, जो CNG बसेज हो गई चल रही, इनका उपयोग किया जाए। तो अपने तरीके अपनाने होंगे तभी तो हम इंश्योर करेंगे ये जन सुविधा जो अपने आप में ये स्वच्छ वातावरण है। और देखिए इन सब का पालन करेंगे तभी एक अपने आप में स्वच्छ वातावरण हम पा भी पाएंगे, मिल पाएंगे उसका। सेकंड देखते हैं, हमें नए कानून की ज़रूरत क्यों है? तो देखिए कानून बनने से आपको पता है कि मजबूरन वो काम करना पड़ता है जो कई बार लोग नहीं चाहते हैं। जैसे ठेकेदार वाले मसले पे हमने देखा, न्यूनतम जो वेतन बन जाएगा उससे, और ये अगर ढंग से कानून लागू हो तो बताइए मजबूरन उनको देना पड़ेगा ना उनका न्यूनतम जो हक है। इसके अलावा पर्यावरण के संदर्भ में आप खास देखें कि देखिए पर्यावरण से जो नुकसान पर्यावरण को होता है उसके लिए, जैसे फैक्ट्री के यूनियन कार्बाइड वाले पे जो इशू हुआ, कितने लोग मरे उसकी वजह से, लाखों प्रभावित भी हुए। तो बताइए ऐसे कानून बनेंगे तभी तो वो आगे ध्यान रखेंगे और उनका अच्छे कड़ाई से पालन होगा। तो पर्यावरण को गंदा नहीं करेंगे अपने आप में, उसको प्रदूषित नहीं करेंगे, और ये हम सबकी जिम्मेदारी भी है अपने आप में। और जो क्योंकि लोग मानते भी नहीं है कई बार जिम्मेदारी अपनी नैतिक रूप से, तो देखिए कानून का सहारा लेना पड़ता है, कानून से बातें मनवाई जाती है और फ़र्क भी पड़ता है कई बार, देखेंगे आप। तो कानून बनने से कोई नुकसान तो नहीं है कम से कम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंपनियां और ठेकेदार पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन कैसे कर पाते हैं? तो देखिए उनके पास कई तरह के होते हैं अपने आप से, उनको कहीं ना कहीं को पता है रिश्वत देके भी, ये कोई छुपी बात नहीं है ना, रिश्वत देके जो अधिकारी होते हैं सरकारी, उनको देकर काम करा लेना, है ना, अंदर से कोई देख पाता नहीं है। तो और फिल्मों के माध्यम से कई बार बताया भी जाता है ना, क्योंकि अक्सर छुपे हाथ में खुला तो ले लेगा कोई, वो अंदर की बात हो जाएगी ना, तो इस तरह से काम हो जाता है। ये एक तरीका है। दूसरा, स्वयं गवर्नमेंट अधिकारियों के द्वारा कड़ाई से पालन नहीं किया जाता, नियम का पालन नहीं करवाते, तो यानी कि क्रियान्वयन में एक दिक्कत है कानूनों के, है ना, वो एक प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन में। और मान लीजिए पकड़ी भी जाती हैं ये कंपनियां, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर इस तरह के जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं पर्यावरण कानूनों का, फिर भी आपको पता नहीं कि कितनी सज़ा मिलती है। हमने देख लिया यूनियन कार्बाइड वाले मामले में कितना मिलना था उनको, 300 करोड़, आई थिंक 3 अरब करीब था, लेकिन दिया उन्होंने मात्र करोड़ों में था, और 100 करोड़ भी नहीं दिया उन्होंने, है ना, और बचा लिया। तो ये देखिए इस तरह से उनको पता है कि वो बच निकलेंगे, इतना आसान है यानी कि उनके लिए, तो कहीं ना कहीं उनको दंड देना चाहिए, इस तरह से व्यवस्था हो भी तभी तो ये होगा कि वो निकल ना पाए इससे। चलिए 129 पे अब पढ़ते हैं, देखते हैं, जन सुविधा के रूप में पर्यावरण। हाल के वर्षों में न्यायालयों ने, कोर्ट्स ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई कड़े आदेश दिए हैं। ऐसे कई आदेशों से लोगों की रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ा है। माफ कीजिए। मिसाल के तौर पर अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए या उन्हें शहर से बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। इनमें से कई कारखाने आसपास के वातावरण को दूषित कर रहे थे। इन कारखानों की गंदगी से यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही थी, क्योंकि इन कारखानों को नियमों के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा था। अदालत की कार्रवाई से एक समस्या तो हल हो गई, लेकिन एक नई समस्या पैदा भी हो गई। कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों के रोजगार खत्म हो गए।
बहुतों को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा, जहां उन कारखानों को दोबारा चालू किया गया था। अब प्रदूषण की समस्या इन नए इलाकों में पैदा हो रही है। ये इलाके प्रदूषित होने लगे हैं। मजदूरों की सुरक्षा संबंधी स्थितियों का मुद्दा अभी भी वैसा का वैसा है। तो देखिए, जहाँ भी लेके जाएं, कहीं ना कहीं तो लेके जाएंगे ना सारे कंपनियाँ, होंगी तो धरती पे ही। देखिए, आसमान में तो जाएंगी नहीं कंपनियाँ। तो देखिए, जहाँ भी जाएंगे उसको इन्वायरमेंट तो गंदा करेंगी और प्रदूषित करेंगी ही उसको। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पर्यावरणीय मुद्दों पर ताज़ा अनुसंधानों रिसर्च से यह बात सामने आई है कि मध्य वर्ग के लोग पर्यावरण की चिंता तो करने लगे हैं, लेकिन वे अक्सर गरीबों की पीड़ा को ध्यान में नहीं रखते। यानी कि जो मिडिल क्लास है वो गरीबों की प्रॉब्लम नहीं समझता, एक तरह से बता रहे हैं। इसीलिए उनमें से बहुतों को यह तो समझ में आता है कि शहर को सुंदर बनाने के वास्ते बस्तियों को हटाना चाहिए या प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को शहर के बाहर ले जाना चाहिए, लेकिन यह समझ नहीं आता कि इससे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ सकती है। जहाँ एक तरफ स्वच्छ वातावरण पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की सुरक्षा के बारे में लोग ज़्यादा चिंता नहीं जता रहे हैं। तो देखिए, पर्यावरण को मुद्दा बना लिया, लेकिन गरीबों की जो रोजगार की समस्या है उसके बारे में नहीं सोचते। नीचे देखें। अब चुनौती ऐसे समाधान ढूंढने की है जिनमें स्वच्छ वातावरण का लाभ सभी को मिल सके। इसका एक तरीका यह है कि हम कारखानों में ज़्यादा स्वच्छ तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर दें। इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि वह कारखानों को प्रोत्साहन इनकरेज करे और मदद दे। उसे प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना करना होगा। इस तरह पर मजदूरों के रोजगार भी बच जाएंगे और समुदाय व मजदूरों को सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार भी मिल जाएगा। देखिए, राइट साइड में दो पिक्चर है, एक गाड़ी का दिख रहा है। देखिए कितना धुआं बावा हो रहा है गाड़ी के पीछे। नीचे देखते क्या लिखा है। गाड़ियों से उत्सर्जित धुआं पर्यावरणीय प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में यह आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक सीएनजी का फुल फॉर्म है ये, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ईंधन का इस्तेमाल करें। इन प्रयासों से दिल्ली जैसे शहरों के वायु प्रदूषण को में काफ़ी गिरावट आई है। सीएनजी का इस्तेमाल होने से प्रदूषण में गिरावट आई हुई है। लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि हवा में विषैले पदार्थों का स्तर काफ़ी ऊंचा है। ये विषैले पदार्थ पेट्रोल की बजाय डीजल से चलने वाली बसों कारों के कारण पैदा हो रहे हैं। देखिए, आप अक्सर ठंडियों में सुनते भी होंगे ना, या दिल्ली में कितना ज़्यादा प्रदूषण हो गया, स्कूल भी बंद करने पड़ते हैं कई बार प्रदूषण के चक्कर में। ये बहुत बड़ा इशू है अपने आप में। व्यक्तिगत स्तर पर सब लोग अगर कोशिश करें इस तरह से तो ये समस्या भी निपटेगी ना। प्राइवेट जो अपनी गाड़ियां हैं वो लेके बिना पर्यावरण का ध्यान रखे सब सार्वजनिक बसों का, मेट्रो का इस्तेमाल करें तो ये भी इसमें भी कमी आएगी। चलिए आगे नीचे एक और तस्वीरें देखते हैं। बंद कारखानों के बाहर परेशान मजदूर। रोजगार छिन जाने के बाद बहुत सारे मजदूर छोटा मोटा व्यापार या दिहाड़ी मजदूरी करने लगते हैं। कुछ मजदूरों को पहले से भी छोटे कारखानों में काम मिलता है, जहाँ के हालात पहले से भी ज़्यादा शोषण भरे होते हैं और जहाँ कानूनों की स्थिति और भी ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो देखिए, अक्सर आपको बैठे हुए इस तरह से मजदूर मिल जाएंगे, जैसे मैं बता रहा था शहरों में, तो काम के इंतज़ार में कई बार उन्हें दिन का काम मिलता भी है, नहीं भी मिलता इधर। चलिए प्रश्न देखते हैं इससे जुड़े हुए जो है नीचे। क्या आपको लगता है कि ऊपर उद्धृत मामलों में सभी पक्षों को न्याय मिला है? तो देखिए, स्पष्ट हम देख सकते हैं कि जो इसका मिडिल क्लास को तो फ़ायदा मिला, पर्यावरण अच्छे होगा, लेकिन गरीबों के लिए काम ये तो सुनिश्चित नहीं किया ना। वो काम कहाँ करेंगे, क्योंकि सारे उनके साधन थे वो कारखाने में थे। जब सारे कारखाने कहीं चले जाएंगे तो मजदूर भी चले जाएंगे वहाँ से। तो ये एक अभी भी चुनौती थी, चैलेंजेस है। नीचे का प्रश्न पढ़ते हैं। क्या आपको पर्यावरण की रक्षा के और तरीके दिखाई देते हैं? कक्षा में चर्चा करें। तो देखिए, बहुत तरीके हो सकते हैं। तो देखिए, जुर्माना लगाया जा सकता है, जो लोग पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएं, पर्यावरण कानून का पालन ना करें, उनको जुर्माना चढ़ाया, दंड दिया जाए। इस तरह की ये भी तरीका है, क्यों नहीं। और सरकारी कर्मचारियों को एक तो उन पर कड़ी नज़र रखी जाए तरह से कि वो पर्यावरण का नुकसान पहुँचाने वालों के साथ समझौता ना करें, कोई रिश्वत ना ले लें, और ज़्यादा से ज़्यादा एक जागरूकता फैलाई जाए, जैसे कि किया भी जाता है। और इसको और बड़े स्तर पर किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे आगे चल के बहुत नुकसान भी होगा। और अभी भी लोग देखिए, बहुत सारी बीमारियों से लोग ग्रसित होते हैं, उनको सफ़र करना पड़ता है इन बीमारियों से।
तो इस तरह से अच्छी मशीन हो, पर्यावरण से ज़्यादा कम से कम नुकसान पहुँचाए पर्यावरण को, वैसी मशीनें फैक्ट्रियों में लाई जाएँ जो होती हैं। ये भी एक तरीका हो सकता है। और प्राइवेट अपने लेवल पे देखिए, जो लोग गाड़ियाँ हैं उसका कम इस्तेमाल करके जो पब्लिक व्हीकल्स हैं उनका इस्तेमाल करें तो ये भी दूर हो सकता है, मुझे लगता है ठीक ठाक। और आप भी इस पर सोचें और क्या हो सकता है। चलिए पेज नंबर 130 पर हम देखते हैं जो लिखा है। निष्कर्ष, चाहे बाजार हो, दफ्तर हो या कोई कारखाना हो, बहुत सारी स्थितियों में लोगों को गलत तौर तरीकों से बचाने के लिए कानून ज़रूरी होते हैं। निजी कंपनियां, ठेकेदार, व्यवसायी आदि गुजारा ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे भी अपनाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर वे मजदूरों को कम मेहनताना देते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, काम की स्थितियों पर ध्यान नहीं देते हैं या पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते, और इस तरह आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह निजी कंपनियों के गलत तौर तरीकों को रोकने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए, उनको लागू करे और उन पर निगरानी रखे। यानी न सरकार को केवल सही कानून बनाने चाहिए बल्कि उनको लागू भी करना चाहिए, जो कि सही बात है। देखिए, लागू भी करना है, बनाने से ही कानून चलेगा। चलिए आगे। अगर कानून कमज़ोर हो और उनको सही ढंग से लागू ना किया जाए तो उनसे भारी नुकसान हो सकता है। भोपाल गैस त्रासदी इस बात का सबूत है। इस दिशा में सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है, आम लोग भी दबाव डालकर निजी कंपनियों और सरकार दोनों को समाज के हित में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं, प्रेशर बनाए। जो लोग इस तरह की कंपनियां हैं, सरकार पर भी कानून अच्छे बनाए, उसका अच्छे से पालन करें, है ना। नियमों का जो कंपनियों के अंदर है, सुरक्षा उपाय जो करने चाहिए वो करे, इसके लिए दबाव डालेगा तभी तो। इसलिए अभियान का आंदोलन ज़रूरी होते हैं। हमेशा से नकारात्मक में नहीं देखना चाहिए, इसका फ़र्क पड़ता है। इससे डेमोक्रेसी और अपनी अच्छी होती है। डेमोक्रेसी लोगों के लिए है, बताइए, लोगों के लिए ही नहीं होगी अच्छे से प्रावधान, क्या डेमोक्रेसी है? आम लोग के लिए तो है डेमोक्रेसी। चलिए आगे। जैसा कि हमने पहले देखा, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जहां लोगों ने जनहित के लिए दबाव डाला है और न्यायालयों ने भी स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अभिन्न अंग माना है। इस अध्याय में हमने इस बात पर जोर दिया है कि लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि स्वस्थ पर्यावरण, बाकी जो स्वस्थ वातावरण की सुविधा सबको मिले। इसी तरह मजदूर के अधिकारों यानी काम का अधिकार, सही मेहनताना और मानवोचित कार्य स्थितियों का अधिकार के क्षेत्र में भी अभी हालात काफ़ी ख़राब हैं। लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाए ताकि सबको जीवन का अधिकार मिल सके। तो देखिए, बहुत ज़रूरी अहम बात थी जिसको हमने की यहाँ पर। ये ऊपर एक तस्वीर है, आपको देखिए लेफ्ट साइड में क्या लिखा है इसके बारे में। विकसित देश अपने विषैले और ख़तरनाक उद्योगों को विकासशील देशों में ले जा रहे हैं ताकि इन देशों के कमज़ोर कानूनों का फ़ायदा उठा सके और अपने देशों को साफ़ सुथरा रख सके। देखिए, ये चालाकी होती है बड़ी कंपनियों की। वहाँ प्रदूषण ना करके, विकासशील देशों में कमज़ोर होते हैं यहाँ पे नियम कानून, है ना, और लोग रिश्वतखोर भी होते हैं। तो बताइए, बहुत आसान रहता है उनको खरीद लेना, नियम का फ़ायदा उठाना। इससे अपने मूल्य होने चाहिए, हमारे अपने वैल्यूज़ होने चाहिए, अपने सिद्धांत होने चाहिए, से समझौते थे तभी तो समझौता नहीं करेंगे लोग इनसे। चलिए आगे। दक्षिण एशियाई देश, खास तौर से भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान कीटनाशक एस्बेस्टोस, देखिए नाम है, एस्बेस्टोस बनाने वाले या जस्ते व शीशे को संसाधित करने वाले कारखानों को बड़े पैमाने पर अपने यहाँ बुला रहे हैं। देखिए, इस सुरक्षा से अब पर्यावरण का नुकसान ही तो होगा इससे काफ़ी। तो ये सारी बातें अपने आप में काफ़ी डिबेट का विषय है, यहाँ पे बहस का विषय भी है कि वाकई इससे नुकसान होगा तो ना बुलाया जाए, लोगों को रोज़गार भी चाहिए। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला भी होता है, इस पर एक सही ढंग से इस पर सोचने की ज़रूरत है, ईमानदारी के साथ होगी। चलिए नीचे एक आपको दिख रहा होगा, गोल 8 सतत विकास लक्ष्य का 8वां, उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि। ये लक्ष्य 8 है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। चलिए पेज नंबर 131 पा जाते हैं और अभ्यास जो एक्सरसाइजेस के प्रश्न हैं उनको देखते हैं। प्रश्न 1, 2 मजदूरों से बात करके पता लगाएं कि उन्हें कानून द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं। इसके लिए आप निर्माण मजदूरों, खेत मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों या किसी दुकान पर काम करने वाले मजदूरों से बात कर सकते हैं। तो ये व्यक्तिगत विषय है, आप जाएँ अपने एरिया में पूछें। अगर आपने अच्छे से लेसन पढ़ा ये भी, तो आपको अच्छा ये जानकारी मिल पाएगी इसके संदर्भ। चलिए दूसरा प्रश्न, विदेशी कंपनियों को भारत में अपने कारखाने खोलने से क्या फ़ायदा है। तो देखिए, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि उनको कम दर पे, देखिए उनको पता कानून ढीले हैं यहाँ पर, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है एक तो, है ना, उसका फ़ायदा उठा लेते हैं वो।
तो देखिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से कम भरपाई करना नहीं पड़ता, उनको बच जाते हैं उससे। दूसरी बात, सस्ते लेबर यहाँ मिल जाते हैं, आपको ये पता है ना। इसकी वजह से कंपनियों को यहाँ पे आसानी होती है, ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते हैं। और ये भी इसके अलावा भी जैसे आपने लेसन में पढ़ा था कि जो घर देने के लिए जो खर्च होता है ये भी इनको देना नहीं पड़ता हमारे देश में, है ना। बाहर विदेशों में इनको देना पड़ जाएगा इस तरह से, है ना। घर में रहने की जो फैसिलिटी होती है इससे भी बच जाते हैं। ऐसे कई और कारण हैं, और सुरक्षा उपाय आपको पता ही है, इससे बच जाते हैं क्योंकि उनको दिक्कत नहीं होती है ज़्यादा इसमें, यहाँ इस देश में कानून ढीले होने का इसका फ़ायदा होता है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं कि आपको लगता है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय मिला है? चर्चा करें। तो देखिए, जैसा कि हमने देखा भी कि पैसे के रूप में सहायता मिली है, लेकिन आपको पता है वास्तव में न्याय नहीं मिला है। कई लोग वहाँ से जो बेरोजगार रह गए, जिनके विकलांग हुए कई तरीके से, है ना, दिव्यांग हो गए, काम नहीं कर पाए, उनके लिए बताइए कोई प्रावधान नहीं हो पाया। और आपको यही पता है कि वहाँ पानी वाला हमने एक उदाहरण देखा ना, जो बच्चे हैंडपम्प से पानी निकाल रहे थे, देखिए वहाँ के पर्यावरण जो दूषित हो गया, उनके लिए पीने की व्यवस्था पानी नहीं है, हाँ, जो अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है, नौकरियों का मैंने बताया ही आपको, तो कैसे हो पाएगा बताइए। हम कह सकते हैं कि वास्तव में न्याय नहीं मिला है, सामाजिक न्याय। चलिए चौथा, जब हम कानूनों को लागू करने की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? कानूनों को लागू करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखिए, कानूनों को लागू करने से मतलब है ज़मीनी स्तर पे कानून अच्छे से क्रियान्वित हो, है ना, लोग उसका फ़ायदा भी उठाएं और व्यवहारिक स्तर पे वो आए भी ज़मीन पर, यानी कि कागजी रह पाए। और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपने आप में वो उसको लागू करवाए, जो सरकार को चलाने वाले होते हैं। और वो ध्यान रखना भी होता है इनको कि जो लोग कमज़ोर वर्ग से बिलोंग करते हैं, उन लोगों का शोषण ना हो, जो मजबूत लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, उनके द्वारा ये देखना होता है। इसलिए ज़रूरी है कि कानून को अच्छे से लागू करवाया जाए, क्योंकि कानून तो कागजी रह गए, हकीकत में तो कुछ और होता है। तो वो ढंग से कानून पालन ही नहीं हुआ तो बताइए कहाँ न्याय मिला अच्छे से। तो इस बात का ध्यान रखने के लिए कि जो निचला तबका उसका फ़ायदा ना उठाए किसी मजबूरी का, क्योंकि पता है वो अक्सर उनको नौकरी की ज़रूरत होती है। और ये बात जानते हैं ठेकेदार सब, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, और उसका फ़ायदा उठाते हैं कि इनको तो नौकरी हर हाल में चाहिए, तो कम पैसे भी बुलाते हैं तो चले जाते हैं। लेकिन वो जो न्यूनतम वेतन है सरकार के द्वारा उसको भी नहीं देखते। तो ज़रूरत है सरकार को ये देखने की और उनके हक को दिलाने की, तो भी असली फ़ायदा हो पाता है। चलिए आगे, पांचवा प्रश्न, कानून के ज़रिए बाज़ारों को सही ढंग से काम करने के लिए किस तरह प्रेरित किया जा सकता है? अपने जवाब के साथ 2 उदाहरण दें। तो देखिए, कानून आपने देखा पेंसिल को लेकर हमने जो पढ़ा था, आपको पता हो तो फुल फॉर्म आपकी मैंने बताया भी था, अगर किसी को आप में से याद हो, कि जो पेंसिल जो नया एक्ट बना 2017 में इसको लागू करना था, ये अपने आप में एक सही तरीका था। और इसने कोशिश भी करी है कि जो बच्चों के साथ जो शोषण होता है वो ना हो। जी, पेंसिल का फुल फॉर्म मैंने बताया था आपको, प्लेटफॉर्म फॉर इफ़ेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। तो इसके लागू होने से देखिए जो वो एक अच्छा तरीका बना भी। और आपको पता है भारत का संविधान है अपने आप में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं 23 और 24 आर्टिकल के तहत। क्या पता है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इन कामों में नहीं लगाना, वो नहीं लगा सकते हैं किसी भी काम में जो खतरनाक काम हो उसमें। और इसके अलावा आपको यही पता है कि किसी को बिना वेतन दिए आप काम पे रख रहे हैं, उसको वेतन नहीं दे रहे, ये भी अपने आप में गलत है। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में दिए गए हैं। और देखिए, इसके अलावा को पता है कि राशन के जरिए सरकार ने कम दर पे कोशिश की है। खैर, इसके अलावा इन्होंने ये भी कोशिश की है कि पानी का रेट हो, चाहे वो नमक हो, इस तरह से कई जो ज़रूरी जो आवश्यकताएँ होती हैं इसके लिए कीमतें बहुत ज़्यादा ना हो, इसका कंपनियों को निर्देश दिया रहता है। और बहुत ज़्यादा रेट नहीं होना चाहिए। ये तरीके हैं इसके माध्यम से होता है, और सरकार नियंत्रण रखती है बाज़ारों पर। चलिए अगला प्रश्न, मान लीजिए कि आप एक रासायनिक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। सरकार ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह वर्तमान जगह से 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्थान पर अपना कारखाना लगाए। इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? अपनी राय पूरी कक्षा के सामने पढ़कर सुनाएं। तो देखिए, काफ़ी आप सोचने विचारने का ये अवसर आपको देती है, और ये एक्टिविटी आप सोचें और आप शेयर करना चाहें हमारे साथ भी, वो शेयर करें, बताएं
कमेंट बॉक्स में। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। इस इकाई में आपने सरकार की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में पढ़ा है, इनके बारे में एक अनुच्छेद लिखें। तो देखिए बहुत सारी भूमिकाएं आपने देखी सरकार की, आपने लेसन भी देखा, कितनी सारी हैं, कमी नहीं है। पर्यावरण को लेकर, आम आदमी को लेकर जो अधिकार हैं वो वैसे न जाने कितने हैं। तो आप इंश्योर करें, आप देखें आपको क्या लगता है, कोई एक लिखें और हमारे साथ साझा करें उसको। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। आपके इलाके में पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत कौन से हैं? हवा, पानी, मिट्टी में प्रदूषण के संबंध में चर्चा करें और प्रदूषण को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। क्या आप कोई और सुझाव और उपाय सुझा सकते हैं? तो देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न, इस पर भी आप विचार कर सकते हैं, अपने एरिया में देख सकते हैं इस तरह से। 9वां प्रश्न, पहले पर्यावरण को किस तरह देखा जाता था, क्या अब सोच में कोई बदलाव आया है? चर्चा करें। तो देखिए इशू जो 1984 के बाद से किस तरह से हुआ वो हम ध्यान रख सकते हैं, जो खास इसमें बात की गई भोपाल देश त्रासदी के बाद में। तो इसको पढ़ें और अपने आप में इसको डिस्कस करें अपने पेरेंट्स से भी, पहले की इशू के बारे में कि पहले किस तरह से पर्यावरण को लेकर बातें होती थी, अब कितनी ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा मजबूरन, क्यों ऐसा है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। 10वां प्रश्न, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण इस कार्टून के ज़रिए क्या कहना चाह रहे हैं? इसका 2016 में बनाए गए उस कानून से क्या संबंध है जिसको पृष्ठ 123 पर आपने पढ़ा था? देखिए इस कार्टून एक बार देख लेते हैं आपको। देखिए इसमें नीचे क्या लिखा है। बच्चों पर इस तरह बोझ डालना कितनी बुरी बात है। देखो मुझे अपने बेटे की मदद के लिए इस लड़के को नौकरी पर रखना पड़ा। तो देखिए इस कार्टून के माध्यम से R.K. लक्ष्मण ने जो बाल श्रम होता है, चाइल्ड लेबर के बारे में इन्होंने दर्शाया, बताया है कि देखिए कितनी भारत में आज भी कितने बड़े स्तर पर है। हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी इस पाठ में, आज भी एक सामाजिक बुराई है। एक तरफ देखिए महिला अपने बच्चे के लिए तो बड़ा सोच रही है ना, वो देख रही है कि उसके बच्चे को ज़रूरत है, लेकिन दूसरी तरफ वही एक दूसरे बच्चे के लिए जो उसी की उम्र का है उसके लिए किस तरह से परसेप्शन है उसका, है ना, वो उसके लिए उसी बराबर के भाव से नहीं देखती, संभाव के साथ, जैसे एम्पैथी के साथ कहा जाए, नहीं देख रही है। और यही अपने आप में है कड़वा सच यहाँ का। देखिए उस बच्चे के पीठ पे कितना भारी वो बैग है अपने आप में, उसके बारे में भी हम नहीं सोच रही है, हम ये देख सकते हैं इसके अंदर। और 2016 का जो चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट इसमें बताया भी गया है कि इसके तहत कि जो 14 से कम उम्र के हैं उसको किस तरह के काम में, घरेलू काम में नौकर की तरह, है ना, ढाबे पर, रेस्टोरेंट में, चाय की दुकानों पर नहीं रखना है। तो देखिए ऐसे कई कानून हैं, बट देखिए लागू तो नहीं होते ना, ये सोचने की ज़रूरत है अपने आप में। ऐसे कोई उदाहरण आप भी देखें तो सोचें उस पर। चलिए अगले प्रश्न पर 135 पेज नंबर पे 11 प्रश्न। आपने भोपाल गैस त्रासदी और उसके बारे में चल रहे संघर्ष के बारे में पढ़ा है। दुनिया भर के विद्यार्थी न्याय के इस संघर्ष में अपना योगदान दे रहे हैं। वे जुलूस, प्रदर्शनों से लेकर जागरूकता अभियान तक चला रहे हैं। उनकी गतिविधियों के बारे में आप www.studentsforbhopal.com पर पढ़ सकते हैं। देखिए है अपने आप में, इसके बारे में आप जाकर लिंक पे देख सकते हैं गूगल पे। इस वेबसाइट पर बहुत सारे चित्र, पोस्टर, वृत्त चित्र और पीड़ितों के बयान आदि उपलब्ध हैं। इस वेबसाइट पर आप तथा अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए अपनी कक्षा में दिखाने के लिए भोपाल गैस त्रासदी पर एक दीवार पत्रिका, वॉलपेपर जिसे कहा जाता है, या प्रदर्शनी, एग्जीबिशन तैयार करें। पूरे स्कूल को अपनी रचनाएं देखने और उन पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करें। तो अपने विद्यालय में आप जब भी जाएं, आप तो इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं अपने आप में। टीचर से बात करके आप करें स्कूल में, और अपने आप में एक अच्छा तरीका होगा इसके बारे में कि जो न्याय के साथ वो उनको दिखाने का। तो इसी के साथ इस पाठ के अंत की ओर हम चल रहे हैं। आप अपना अच्छे से ध्यान रखें, समय का सदुपयोग करें। और पाठ के अंत के साथ इस 8वीं क्लास की लास्ट लेसन का भी अंत हुआ, लेकिन पढ़ाई का हमारा अंत नहीं है ये, हमें इसके साथ सीखना है। और अच्छे से और भी जो लिंक दिए गए हैं इसके साथ, आपको पता है, उस लिंक को साथ रखें। एक जीवित आदर्श के रूप में संविधान आप देखेंगे पेज नंबर 133 पर, इसकी बातों को अच्छे से पढ़ें आप और देखें उसको कि किस तरह से इसका भी अपने आप में योगदान है। तो इसी तरह से आप समय का सदुपयोग करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें, और अपनी वीडियो जो भी मौजूद है उससे लें और नॉलेज लेते रहें और इसको उपयोग भी करते रहें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्ते।